हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सबसे पहले तो आप लोगों से सॉरी कहना चाहूंगा। कंप्यूटर खराब होने की वजह से पिछले कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए आज की थ्रिलिंग मिस्ट्री मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एक आदमी शराब की नशे में अपने घर आता है तो देखता है रूम की विंडो खुली है। उसे शक होता है कि जरूर उसके घर में कोई घुस आया है। वो गोल्फ स्टिक निकाल के विंडो की तरफ बढ़ता है कि तभी उसे एहसास होता है उसके पीछे कोई खड़ा है। वो आदमी उस अनजान आदमी के सर पे जोरों से गोल्फ स्टिक मारता है, मगर उसका उस अनजान आदमी पे कोई असर नहीं होता। अब वो अजीब आदमी इस आदमी पे हमला करके उसे जख्मी करता है। देखते देखते वो जख्म एक वायरस में तब्दील होती है। वो अजीब आदमी इस आदमी को गले पे काट के एक अजीब तरह का वायरस उसके शरीर में फैला देता है। ये काम होते ही वो खुद भी मिट्टी में तब्दील होता है। अब पुलिस उस जगह आती है तो पता चलता है मरने वाले आदमी का नाम किम जोंग था। ऑटोप्सी से पुलिस को पता चलता है कि किम की मौत शेलफिश के जहर से हुई है, जो बहुत ही खतरनाक माना जाता है। मगर मर्डर करने के पीछे की वजह पुलिस को पता नहीं चलती। हैरत की बात यह है कि क्राइम सीन पे पाया गया वो अजीब शख्स 3 महीने पहले ही मर चुका था। एक मरा हुआ इंसान भले किसी को कैसे मार सकता है। ये केस डिटेक्टिव नकाशी को सौंपा जाता है। अब हमारे सामने जीना आती है, जो एक एफएम चैनल पे अपने नए बुक को लेके गेस्ट की तौर पे आई है। उसने सुपरनेचुरल और काले जादू पे बुक लिखी है। दरअसल जीना एक रिपोर्टर रह चुकी है और अब अपना खुद का न्यूज चैनल चलाती है। प्रोग्राम का एंकर उसके इस जादू टोने की बातों का मजाक उड़ाता है। तभी ऑडियंस में से किसी का कॉल आता है। कॉल करने वाला शख्स जीना से कहता है कि कल रात जिस किम का मर्डर हुआ उस मर्डर के पीछे का असली कल्प्रिट मैं हूँ। वो जीना से कहता है कि अगर सच्चाई जानना चाहती हो तो कल दोपहर 2 बजे माउंटेन होटल के बैंक्वेट हॉल में मेरा इंटरव्यू ले लो। अब जीना अपने ऑफिस पहुंचती है। जेसिका नाम की एक नई लड़की ने एज ए इंटर्न उसे ज्वाइन किया है। जीना अपने मैनेजर मैको से कह के किम जोंग केस की पूरी डिटेल्स निकालती है, जिससे पता चलता है कि ये किम शेंगरी फार्मास्यूटिकल कंपनी में रिसर्चर था। जब जीना को पता चलता है कि किम का मर्डरर दरअसल 3 महीने पहले ही मर चुका था तो वो सरप्राइज होती है। उस अजीब डेड बॉडी की अभी तक आइडेंटिटी नहीं हो पाई है। डेड बॉडी के हाथ पे अजीब टैटू का निशान देख के जीना हैरत में पड़ जाती है, क्योंकि वो निशान किसी प्रकार के काले जादू को दर्शा रहा है। तभी वहाँ पे डिटेक्टिव नकाशी आता है, जो दरअसल जीना का हस्बैंड है। उसे पता चला है कि किसी अनजान शख्स ने कॉल करके जीना के साथ इंटरव्यू अरेंज किया है। नकाशी बताता है कि वो इस केस को हैंडल कर रहा है। वो जीना से कहता है कि ये बड़ा ही खतरनाक केस लग रहा है, उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो जब जीना उस आदमी का इंटरव्यू लेगी तभी पुलिस वहाँ मौजूद होगी। नकाशी के जाने के बाद मैको उसे एक वीडियो क्लिप दिखाता है जिसमें जादू टोने का कोई प्रोग्राम चल रहा है और एक लड़की उसे परफॉर्म कर रही है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जीना की छोटी सिस्टर जेना है। मैको बताता है कि जापान के एक प्रोग्राम के दरमियान ये वीडियो शूट किया गया था। जेना जादू टोने की दुनिया को जानने घर से भागी थी। पिछले एक केस में जेना ने इविल स्पिरिट को काबू करने में जीना की मदद की थी। तभी जीना को वहम होने लगता है कि एक डेड बॉडी उस पर हमला कर रही है और मांत्रिक बनी जेना आके उसे बचाती है। दूसरे दिन जीना होटल पहुंचती है। पुलिस ने इंटरव्यू की जगह कैमरे लगाए हैं तो होटल के बाहर भी पुलिस है। बराबर 2 बजे एक अजीब शख्स होटल आता है और सीधा बैंक्वेट हॉल पहुंचता है, जहां जीना उसका इंतजार कर रही है। वो शख्स अपना नाम योंग बताता है। पुलिस तुरंत उसका आईडी चेक करती है तो पता चलता है उसके मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाई गई है। योंग बताता है कि वो एक मांत्रिक है और अपने जादू टोने के लिए लाशों का इस्तेमाल करता है। उसी ने उस लाश पर भी जादू टोना किया था जिसने किम जोंग का मर्डर किया। जीना उसे वजह पूछती है। योंग बताता है कि मैं और 3 मर्डर करने वाला हूँ। पहला मर्डर 2 दिन बाद शेंगरी फार्मा के डायरेक्टर शेनॉक का करूंगा, उसके 2 दिन बाद शेंगरी फार्मा के सीईओ ली का करूंगा और उसके 2 दिन बाद शेंगरी फार्मा के ही चेयरमैन बायन का करूंगा। अगर ये सब हत्याएं रोकनी है तो चेयरमैन बायन को लोगों के सामने आकर अपने किए पे माफी मांगनी होगी। तुम्हारे चैनल के जरिए अगर उसने दिल से माफी मांगी तो मैं सोच विचार करूंगा। अब योंग झटके से जीना के गले पे चाकू रख के उसे हॉस्टेज बनाता है तो पुलिस हॉल की तरफ बढ़ती है। योंग जीना के जरिए वहां से निकलने की कोशिश करता है तो जेसिका जान पे खेलकर उसे शूट करने लगती है। अब योंग जैसे ही लिफ्ट में जाता है तो जीना को बचाने के लिए नकाशी भी लिफ्ट में घुस जाता है। योंग और नकाशी के बीच हाथापाई होती है, मगर योंग नकाशी को घायल करता है। अब योंग जैसे ही होटल की एंट्रेंस की तरफ मुड़ता है पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है। योंग के हाथ पे वही अजीब सा निशान आता है। वो मिट्टी में तब्दील होने लगता है। वो जीना से कहता है कि मेरे ये सब करने की वजह तुम्हें ढूंढनी होगी। इतना कह के वो पूरी तरह मिट्टी हो जाता है। जीना का ये इंटरव्यू शेंगरी फार्मा के सभी डायरेक्टर देखते हैं। सभी के चेहरे पे डर है। शेनॉक चाहता है कि बायन को माफी मांगनी चाहिए
उसकी वजह से हम हमारी जान दांव पे नहीं लगा सकते। बायन की लड़की शनाया कहती है कि अगर माफी मांगी तो उसकी वजह देनी पड़ेगी, जो देना मुमकिन नहीं, क्योंकि उसका अमेरिकन कंपनी के साथ चल रहे कॉन्ट्रैक्ट पे असर होगा। मार्केट में कंपनी का रेपुटेशन गिर जाएगा। तो सब लोग पुलिस प्रोटेक्शन लेने का फैसला करते हैं। अब नकाशी शनाया से मिलता है। शनाया बताती है कि योंग उनकी कंपनी के ड्रग टीम को लीड कर रहा था, मगर 2 महीने पहले वो अचानक गायब हुआ। नकाशी शनाया से पूछता है कि योंग फार्मा के डायरेक्टर से किस बात की माफी मंगवाना चाहता है। शनाया कहती है हमें खुद पता नहीं। नकाशी समझ जाता है कि वो झूठ बोल रही है। यहाँ सुपरनेचुरल और जादू टोने का एक्सपर्ट प्रोफेसर हैंसू जिना को बताता है कि लाशों से मर्डर करवाने का काला जादू इंडोनेशिया में होता है। लाशों पे जिस तरह का टैटू गुदवाया गया है वो उसी काले जादू का सिंबल है। वो टैटू यानी एक तरह का आदेश होता है और इस तरह का काला जादू किसी से बदला लेने के लिए परफॉर्म किया जाता है। इस तरह काला जादू करने वाले मांत्रिक को विच डॉक्टर कहा जाता है। इस जादू में उस मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है जहाँ मुर्दों को दफनाया गया है या जहाँ उनकी मौत हुई है। फिर उस मिट्टी में विच डॉक्टर यानी मांत्रिक अपना खून मिला के मिट्टी की 3 गुड़ियां बनाता है। इन 3 गुड़ियों को इस सिंबल में 3 जगह रखा जाता है। एक गुड़िया मांत्रिक को दर्शाती है, दूसरी गुड़िया उस लाश को दर्शाती है जिसके जरिए मर्डर करना है, तो तीसरी गुड़िया उस इंसान को दर्शाती है जिसे मारना है या बदला लेना है। बीच में काली शक्ति होती है। जीना समझ जाती है कि अगले मर्डर भी लाशों के जरिए करवाए जाएंगे। तभी मैको उससे फोन करके बताता है कि जिस लाश ने किम जोंग का मर्डर किया था उसका नाम हुनान था। वो कुछ महीने पहले मिसिंग हुआ। भिखारी की तरह वो सड़क पे गुजारा करता था। 2 महीने पहले उसे सड़क से उठा लिया गया। इन भिखारियों को हैंडल करने वाली एजेंसी का मैनेजर अब जेल में है। जीना जानना चाहती है कि हुनान की मौत कैसे हुई। रात को जीना ऑफिस पहुंचती है तो जेसिका वहां उसका इंतजार कर रही होती है। उसे देख के जीना सरप्राइज होती है। जीना उसके निडरता की तारीफ करती है। जेसिका उससे पूछती है कि तुमने तुम्हारे बुक में जिस जेना का जिक्र किया है वो कौन है। जीना बताती है वो मेरी छोटी सिस्टर की तरह है। मंत्र तंत्र को एक्सप्लोर करने वो घर छोड़ के चली गई। या मैको जेल में जाके उस आदमी से मिलता है जो भिखारियों की संस्था चलाता है। वो आदमी यानी टॉबी बताता है लावारिस भिखारियों को लेके आने का काम शेंगरी फार्मा ने उस पर सौंपा था। यहाँ वो दिन आता है जब डायरेक्टर शेनॉक की मौत तय की गई है। शेनॉक ली के साथ ऑफिस में बैठा है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए कंपनी में चारों ओर पुलिस और टास्क फोर्स की आर्मी फैली हुई है। कंपनी के बाहर न्यूज मीडिया वालों ने डेरा जमा दिया है। जीना भी वहां पहुंचती है। ऊपर केबिन में नकाशी इन 2 डायरेक्टर के साथ है। कमिश्नर आके उनसे कहता है कि इतनी पुलिस के होते उनका बाल भी बाका नहीं होगा, मगर शेनॉक जान चुका है उसे मारने वाले लोग साधारण इंसान नहीं है। या जेल में टॉबी बताता है कि शेंगरी फार्मा उनकी लैब में बनाए गए किसी सीक्रेट ड्रग्स का एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी। क्लिनिकल ट्रायल के लिए उन्हें कुछ लोग चाहिए थे जिसका वो अच्छा पैसा देने को तैयार थे। मैं भिखारियों की टोली को उनके लैब में ले गया। उन्हें उस ड्रग्स का इंजेक्शन दिया गया, मगर हैरत की बात ये थी मुझसे ऐसे भिखारी मंगवाए गए जो लावारिस थे। मेरे पास उतने भिखारी नहीं थे तो मैंने कुछ बेघर गरीब लोगों को भी उनमें शामिल किया जिन्हें पैसों की जरूरत थी। मगर एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ ही दिनों में वो सब लोग मर गए। मैको उससे पूछता है कुल कितने लोग थे। टॉबी बताता है 100। वो सुन के मैको शॉक होता है। यहाँ शेंगरी फार्मा कंपनी के यहाँ एक अजीब शख्स आता है। एक पुलिस उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो उसे उठा के फेंक देता है। वो अकेला सब पे भारी पड़ जाता है। तभी देखते देखते उसके जैसे कई लोग वहाँ जमा हो जाते हैं। जीना भी उन्हें देखती रह जाती है। जहाँ एक को कंट्रोल करना मुश्किल है वहाँ इतने लोगों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। उन सबका टारगेट एक ही है, शेनॉक। सबके हाथ पे वही सिंबल है। वो सब लोग पुलिस को रौंदते हुए बिल्डिंग में घुस जाते हैं। पुलिस की गोलियों का उन पे कुछ असर नहीं होता। वो गिरते हैं फिर उठते हैं। नीचे चल रही इस अंधाधुंध की खबर ऊपर बैठे नकाशी को चलती है तो वो शेनॉक और ली को बिल्डिंग से बाहर निकालने का फैसला करता है। पिछले रास्ते से वो पार्किंग में पहुंचते हैं तो लाशों की झुंड वहां भी पहुंच जाती है। जिना अपनी कार से उन्हें रोकने की कोशिश करती है तो नकाशी शेनॉक और ली को पुलिस कार में बिठा के वहां से भागता है। लाशों की पलटन टैक्सी के जरिए उनका पीछा करने लगती है। लंबा चेस शुरू होता है। टनल में पागलों की तरह ये लाशें नकाशी की कार पे हमला करती है। उनका एक ही टारगेट है, शेनॉक। मगर नकाशी जैसे ही टनल के बाहर आता है लाशें शेनॉक को कार से बाहर निकालती है और मार देती है। हाथापाई में नकाशी के शरीर के जख्म के जरिए पॉइजन उसके अंदर चला जाता है। अब इन लाशों का अगला टारगेट है ली। शेनॉक का काम तमाम होते ही वो सभी लाशें मिट्टी बन जाती है। पॉइजन से इन्फेक्टेड नकाशी वही बेहोश होकर गिर जाता है। उसे हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है मगर डॉक्टर के पास इस पॉइजनस वायरस का
कोई इलाज नहीं, तो पॉइजन से इन्फेक्टेड सभी लोगों की जान खतरे में आ जाती है। यहाँ ली फार्मा के चेयरमैन बायन से मिलने जाता है, जो ये सब वाकया जानते हुए भी बेफिक्र है। ली जान चुका है कि इन सब हत्याकांड का संबंध उसके उस सीक्रेट क्लिनिकल टेस्ट से है, तो वो चाहता है कि बायन लोगों के सामने जाके अपने इस रिसर्च को लेके माफी मांगे। मगर बायन मुर्दों से डर के माफी नहीं मांगना चाहता। वो कहता है कंपनी तो मेरी लड़की शनाया चला रही है, वो रिसर्च भी उसी का फैसला था, वो कहेगी तो माफी मांग लूंगा। मगर शनाया तो अपने ही गुरूर में है, मौत उसके सर तो नहीं मंडरा रही, तो उसे कुछ पड़ी नहीं है। यहाँ प्रोफेसर हैंसू जीना से कहता है कि लाशों का इस तरह अटैक करना ये किसी काले मंत्र का असर है। जीना को हॉस्पिटल में मौत से जूझ रहे अपने हस्बैंड नकाशी की चिंता हो रही है। हैंसू बताता है पॉइजन का असर मांत्रिक की श्राप से जुड़ा है, तो सॉल्यूशन ये है कि इस श्राप को उस मांत्रिक को ही वापस लेना होगा या उस मांत्रिक को खत्म करना होगा। मैनेजर मैको बताता है कि शेंगरी फार्मा ने 100 लावारिस भिखारियों को टेस्ट के लिए चुना, क्योंकि वो जानते थे इस टेस्ट से कंफर्म उनकी मौत होने वाली थी। उन भिखारियों में इंडोनेशिया से आए हुए कुछ इलीगल इमिग्रेंट थे। टॉबी के कहने के हिसाब से इन भिखारियों की मौत के बाद एक इंडोनेशियन बूढ़ा उसे मिलने आया था। मरे हुए लोगों में उसका अपना कोई था, तो टॉबी ने उसे योंग का एड्रेस दिया, जो इस क्लिनिकल टेस्ट का इंचार्ज था। वो बूढ़ा एक टाओइस्ट पादरी की तरह दिख रहा था। उसके अगले ही दिन योंग लापता हुआ, साथ ही दफन की हुई वो 100 लाशें भी गायब हुई। जाहिर है उस पादरी ने योंग को मारा, उसकी डेड बॉडी को तंत्र मंत्र से जीवित करके जीना के पास इंटरव्यू के लिए भेजा। तो अगर इस मांत्रिक का पता चले तो ये हाथ से रोके जा सकते हैं। तभी वहाँ पे ली आता है। वो बताता है कि शेंगरी फार्मा का एक अमेरिकन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मगर कॉन्ट्रैक्ट कोई मेडिसिन बनाने का नहीं बल्कि वायरस बनाने का था, जो केमिकल वेपन में इस्तेमाल किया जाने वाला था। शेलफिश का पॉइजन ऐसा पॉइजन है जिसपे अभी तक कोई दवाई नहीं बनी। जाहिर है लैब में बनाया गया वायरस जिसपे टेस्ट किया जाएगा उसकी मौत पक्की थी, तो टेस्ट के लिए लावारिस भिखारियों को चुना गया, क्योंकि उनकी मौत से कोई प्रॉब्लम खड़ा नहीं होने वाला था। इस टेस्ट के अप्रूवल पेपर पे जिन डायरेक्टरों के नाम है, मर्डरर उन्हीं लोगों को मारना चाहता है। तो अब ली जीना को उन भिखारियों की लिस्ट देता है जिन पर टेस्ट किया गया था। ली बताता है कि इस टेस्ट के साइड इफेक्ट्स को लेके उसे धोखे में रखा गया। मर्डरर बायन का माफीनामा चाहता है, हालांकि इसका मास्टरमाइंड कोई और ही है। ली ने दी हुई लिस्ट को सभी स्टडी करते हैं, मगर उसमें से उन्हें उस शख्स का पता नहीं चलता जो मांत्रिक का रिश्तेदार है। तभी जीना को हैंसू की बातें याद आती है कि लाशों पे काला जादू करने के लिए वही की मिट्टी काम आती है जहाँ उनकी मौत हुई हो। मतलब ये तंत्र मंत्र उसी पुराने लैब से हो रहा है जहाँ वायरस बनाया गया था, और अब ये लैब वीरान पड़ी है। तो अब जीना इंस्पेक्टर शाओ के साथ वहाँ जाने निकलती है। उनका पीछा कोई मोटर बाइक पे बैठा शख्स करता है। जीना और शाओ दोनों अंदर जाते हैं, तो एक रूम में उन्हें दीवार पे अजीब सिंबल बनाए नजर आते हैं। तभी लाशें उन पर हमला करती है, उनसे बच के दोनों भागते हैं। एक लाश जीना को पकड़ के मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ जेना आती है और उसे बचाती है। जेना के पास वो मांत्रिक की शक्ति है जो लाशों को रोक सकती है, मगर इतनी लाशों से मुकाबला करना इतना आसान नहीं। तो वो जमीन पे एक मैजिकल सिंबल बनाती है जिसमें वो जीना के साथ खड़ी हो जाती है। वो सिंबल एक मैजिकल दीवार बना देता है जिससे जीना और जेना दोनों इनविजिबल हो जाती है, तो लाशें उन्हें देख नहीं पाती। लाशों को रोकने के चक्कर में शाओ दीवार के अंदर आ नहीं पाता। अब जब लाशें शाओ को मारने मुड़ती है तो जेना दीवार से बाहर आकर उन लाशों पे हमला करती है और उन्हें रोकती है। जेना जीना को बताती है कि घर से निकलने के बाद वो जापान गई, वहाँ उसने भूत को वश करने का मंत्र सीखा। फिर वो चाइना गई जहाँ एक बुद्धिस्ट भिक्षु ने उसे इविल स्पिरिट से मुकाबला करने का मंत्र सिखाया। वही आंतरिक शक्ति से उसे पता चला जीना को उसकी जरूरत है, इसीलिए वो यहाँ वापस आई। तभी शाओ आके बताता है कि ली ने अपने ऑफिस में सुसाइड की है। यहाँ शनाया भी कुछ फैसला करती है। जीना को पता चलता है कि बायन उसके चैनल के जरिए लोगों से अपने किए पे माफी मांगना चाहता है। जेना जीना से कहती है कि वो मांत्रिक इसी लैब में कहीं छुपा है, तो जब तक जीना इंटरव्यू कवर करती है तब तक वो उस मांत्रिक को ढूंढेगी और उसे रोकने की कोशिश करेगी। यहाँ मैनेजर मैको उन 100 भिखारियों का डेटा हासिल करता है। जीना शेंगरी कंपनी पहुंचती है जहाँ इंटरव्यू की तैयारी हो चुकी है, मगर शनाया तो अपने एटीट्यूड में है। यहाँ लैब में हैंसू, जेना और शाओ उस रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ दीवार पे वो अजीब सिंबल बनाया गया है। जेना बताती है कि ये सिंबल टारगेटेड लोगों पे शराब को चढ़ाने के लिए बनाया जाता है। अब जैसे ही जेना जमीन पे पड़ी मिट्टी को छूती है, दीवार पे बनाए सिंबल में हलचल होती है। दीवार के पीछे एक रास्ता दिखाई देता है। दूसरी ओर बायन फॉर्मेलिटी के तौर पे
लोगों से माफी मांगता है जो जीना को पसंद नहीं आता। वो उसे सुनाती है कि माफी मांग रहे हो या एहसान जता रहे हो, तुम लोगों ने लैब में जो इलीगल काम किया है वो लोगों के सामने रखो, टेस्ट के नाम पे जो 100 लोगों की हत्याएं की है उसे बताओ, मरे हुए उन लोगों की फैमिली से दया की याचना करो, तो ही उसे माफी कहा जा सकता है। फिर भी बायन अकड़ में माफी मांगता है तो जीना उससे कहती है कि वो इस माफीनामे को ब्रॉडकास्ट नहीं करेगी क्योंकि ऐसी अकड़ से श्राप रुकेगा नहीं। तो अब शनाया जीना को भला बुरा कहने लगती है। यहाँ लैब में ये लोग मॉर्ग एरिया में पहुंच जाते हैं जहाँ जमीन पे कई मिट्टी की डॉल पड़ी है। तभी वो एक दरवाजे के सामने आके रुक जाते हैं तो दूसरी ओर मैको को टेस्ट किए गए लोगों के डेटा में जेसिका का नाम दिखाई देता है, जिससे वो पूरी तरह शॉक होता है। वो जेसिका का डेटा जीना को भेजता है। वो देख के जीना भी शॉक हो जाती है क्योंकि इसका मतलब है जेसिका कब की मर चुकी है। सामने जो खड़ी है वो जेसिका की डेड बॉडी है और वो भी मंत्र के प्रभाव में है। जीना को जेसिका के हाथ पे वही सिंबल दिखाई देता है। जेसिका जीना से पूछती है कि क्या बायन के इस भाषण को माफीनामा कहा जा सकता है। यहाँ लैब में शाओ उस बंद दरवाजे को खोलता है तो अंदर से एक तूफान सा आ जाता है जो सभी को जकड़ लेता है। रूम के अंदर वही मांत्रिक काले जादू में व्यस्त दिखाई देता है। जेसिका के मुंह से वो मांत्रिक जीना से कहता है कि मेरी बेटी जेसिका अपनी फैमिली के सपोर्ट के लिए कुछ करना चाहती थी जिसका फायदा इन लोगों ने उठाया, मगर अब मेरा श्राप इन सब को खत्म कर देगा। अब जेसिका बायन को मारने मुड़ती है तो शनाया बायन को लेके वहां से भागती है। यहाँ लैब में जेना मांत्रिक की तरफ बढ़ती है तो लाशें उसे रोकने की कोशिश करती है। जेना अपने मंत्र शक्ति से उन पे काबू पा लेती है। यहाँ शनाया के लोग जेसिका को रोकने की कोशिश करते हैं मगर कामयाब नहीं होते। अब जेसिका बायन को मारने मुड़ती है। वो बायन को मारने हाथ आगे बढ़ाती है कि तभी यहाँ लैब में जेना उस मांत्रिक तक पहुंच जाती है और अपने हाथों से उसके सर को पकड़ के अपनी मंत्र शक्ति से उस मांत्रिक पे काबू पाने की कोशिश करती है। मांत्रिक जाग जाता है मगर उसकी मंत्र शक्ति जेना से मुकाबला नहीं कर पाती, जिसका असर जेसिका पे होता है। वो भी अपनी शक्ति खोके मिट्टी में तब्दील हो जाती है। जेना उस मांत्रिक पे पूरी तरह काबू पा लेती है। उसे उस मांत्रिक की आंखों में उसका दुख नजर आता है। मांत्रिक जेसिका की बनाई डॉल को तोड़ देता है। दूसरी ओर शनाया बड़ी मक्कारी से जेसिका के हाथ पे वायरस डालती है और वही वायरस अपने डैडी के यानी बायन के चेहरे पे लगा देती है। बायन पॉइजनस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है और वहीं पे मर जाता है। फिर शनाया इस तरह ड्रामा करती है जिससे ऐसा लगे जेसिका ने उसके डैडी को मार दिया है, मगर जीना शनाया की मक्कारी को पकड़ लेती है क्योंकि वो जान चुकी है केमिकल वेपन बनाने के पीछे की मास्टरमाइंड शनाया ही है। उसने शनाया और बायन के बीच हुई सभी बातें रिकॉर्ड की होती है। मैको बताता है कि उसके पास सबूत है कि शनाया ने ही लावारिस भिखारियों को अरेंज करने के लिए योंग और टॉबी को अपॉइंट किया था। इन सबूतों को मैको ने ब्रॉडकास्ट किया है। लोगों के उस पर रिएक्शन आना शुरू होते हैं। पुलिस शनाया को अरेस्ट करती है। जेना जीना से कहती है कि जब उसने मांत्रिक को स्पर्श किया तो उसे उसमें एक बेबस बाप दिखाई दिया। श्राप के खत्म होने से नकाशी भी ठीक हो जाता है। अब 3 महीने गुजरते हैं। बिना ठोस सबूतों के चलते शनाया को बाइज्जत बरी किया जाता है। जीना शनाया से कहती है कि अगर उसने अपने गुनाहों को कबूला नहीं तो इस बार उस पे श्राप लगाया जाएगा, जो सुन के शनाया डर जाती है। एंड में हमें एक वर्कर के साथ नाइंसाफी होती दिखाई देती है। रात को शराब के नशे में फ्रस्ट्रेट होके जब वो वर्कर घर लौटता है तो एक टाओइस्ट मांत्रिक उसकी हेल्प करने आया होता है, जो शायद अगले पार्ट में हमें पता चलेगा। दोस्तों, हमारी मेहनत की हौसला अफजाई आप सिर्फ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करके कर सकते हैं, तो प्लीज इसमें कंजूसी मत कीजिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक्स एंड टेक केयर।